तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? Here I'm to teach to physics class 10th. Students, today we discuss about the chapter number 11, which name is sounds. I'm taking all this content of this chapter from Punjab textbook board. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें गाइडलाइंस दें, उन्हें ऑनलाइन लर्निंग के बारे में अवेयरनेस दें ताकि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, आप हमारी इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अगर आप इन्हें फुल अटेंटिव होकर सुनेंगे तो आप उम्मीद है कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में साउंड्स को। साउंड किस तरह से पैदा होती हैं हम लोग ये डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक स्टडी किया था जिसे हम लोगों ने कहा था रिपल टैंक, जिसमें हम लोगों ने लिक्विड में हम लोगों ने वाटर वेव्स प्रोड्यूस की थी। अब ये वाटर वेव्स आपने ट्रैवल होती देखी थी। बेसिकली वहाँ पे वाटर वेव्स के ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड था जिसे हमने कहा लिक्विड। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से साउंड्स वेव्स को ट्रैवल करवाने के लिए भी एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है जिसे हम लोग कहते हैं एयर। स्टूडेंट्स, साउंड वेव बेसिकली प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू वाइब्रेटिंग बॉडीज़। जब दो बॉडीज़ आपस में वाइब्रेट करती हैं तो उनके वाइब्रेट करने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट, जैसे अगर एक दरवाज़ा है, दरवाज़े में एक एटम से मिलकर बना है, उसमें 1000 एटम्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब दरवाज़े को लॉक करने से क्या होगा कि दरवाज़े के जो एटम्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे। जब वो डिस्टर्ब होंगे तो उनमें वाइब्रेशन पैदा होगी, तो वहाँ पे हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये इसकी रीडिंग करते हैं। Sounds are vibrations that travel through the air on some mediums. Sounds को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है जिसे हम लोगों ने एयर का नाम दिया। ओके, a sound wave in an audible vibration that travel through an air on water. Sounds एयर और वाटर दोनों में से ट्रैवल कर सकती है। जैसे स्टूडेंट्स, जो बहरी जहाज़ हैं या अंडर द ग्राउंड जो हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ तक आवाज़ उन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए होते हैं कि हमारी आवाज़ उन तक पहुँच सके, ठीक है। अंडर द ग्राउंड अगर कोई पर्सन है तो वो एक इंस्ट्रूमेंट, स्पेसिफिक एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है ताकि हमारी उससे ऑडिएबल्स, हमारी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो मैच कर सके और उस तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, द लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड इज़ मेजर्ड इन डेसिबल। जैसे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने टेम्परेचर को मेजर किया था केल्विन में, इसी तरीके से जो साउंड की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, हम लोग उसको मेजर करते हैं डेसिबल में, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज़। 1000 हर्ट्ज़ इज़ इक्वल टू 1 किलो हर्ट्ज़। जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग मेजर करते हैं हर्ट्ज़ में। ओके, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है 11.1 साउंड वेव्स। स्टूडेंट्स, आपने और एग्जांपल अगर हम लोग डिस्कस करें तो जैसे ही स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर वोकल कार्ड्स के बारे में हम लोग देखें, बेसिकली वोकल कार्ड्स वाइब्रेट करते हैं, इनके वाइब्रेट करने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है।
इसी तरीके से ह्यूमन हार्ट बीट्स, हमारा जो हार्ट है वो 24 आवर्स अब मतलब बीट्स कर रहा होता है। अब हार्ट बीट्स में का भी एक साउंड होता है जिसे नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्टेथोस्कोप लगा कर सुनते हैं। ओके, दैट्स मीन दैट अगर कोई भी बॉडी है जो भी वाइब्रेट करती है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स ड्रम है, ड्रम पे अगर हम लोग स्ट्राइक करें तो ठीक है, तो वो भी वाइब्रेट करता है। जैसे ही वो वाइब्रेट करता है तो उसमें भी साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, साउंड को ट्रैवल करवाने के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड है लाइक एयर। ठीक है, अब बेसिकली जिस भी इंस्ट्रूमेंट या जिस भी जगह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है तो साउंड जैसे ही प्रोड्यूस होता है तो सराउंडिंग में जो एयर होती है उस पर जाकर प्रेशर अप्लाई करता है। ठीक है, अब वो एयर के पार्टिकल्स हैं वो फर्दर वाइब्रेट करते हैं और वो मूव करते हैं। अब जैसे ही वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करके मूव करते हैं तो साउंड वहाँ से ट्रैवल होती है और वो सोर्स से लेके हमारे एयर तक आ रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग कोई भी साउंड है वो इजीली सुन सकते हैं। कि होप्स हो कि स्टूडेंट्स साउंड का तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है और किस तरह से ये प्रोपागेट होता है। फर्दर हम लोग एक डिस्कस करते हैं एक एक्टिविटी को। ठीक है, साउंड्स इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। हमने इसे डिस्कस किया कि साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग बॉडी से। अब हम लोग इसमें एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 11.1 हमारी एक्टिविटी है, हम इसको डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने ट्यूनिंग फॉक्स देखे होंगे, वो इस तरह से बने होते हैं ट्यूनिंग फॉक। अब इस ट्यूनिंग फॉक पे रबड़ का एक बैंड अगर हम लोग हिट करते हैं तो ठीक है, ये फ़ौरन से वाइब्रेट करना शुरू होगा। अब जैसे ही ये वाइब्रेट करना शुरू होगा कि वाइब्रेटिंग बॉडीज़ बेसिकली साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अब ये वाइब्रेट कर रहा होगा तो इसमें इतनी कम वाइब्रेशन होगी कि वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है कि वो हम तक नॉर्मली सुनाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग ट्यूनिंग फॉक को हम लोग कान के पास लेके आएंगे तो हम लोगों को एक मतलब शार्प साउंड सुनाई देगी। ठीक है, जो शो कर रहा है कि ट्यूनिंग फॉक जो वाइब्रेट कर रहा है वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हमें किस तरह से मालूम होगा कि जो ट्यूनिंग फॉक वाइब्रेट कर रहा है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, आप एक बॉल है उसको आप हैंग कर देते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉक है। ठीक है, हम लोगों ने इस ट्यूनिंग फॉक की हम लोग वाइब्रेशंस को सुनना चाहते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस को सुनने के लिए लेट्स सपोज हम लोगों ने एक बॉल प्लेस कर दिया है ट्यूनिंग फॉक के पास। ये हम लोगों ने बॉल प्लेस कर दिया। अब जैसे ही ट्यूनिंग फॉक वाइब्रेट करेगा तो ये बॉल लेफ़्ट साइड पे मूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग मतलब बॉल की वजह से ये देख सकते हैं कि ट्यूनिंग फॉक में वाइब्रेशंस पैदा हुई हैं। ठीक है, वाइब्रेशन पैदा होने की वजह से जो बॉल है हमारा लेफ़्ट साइड पे मूव कर गया। ट्यूनिंग फॉक पुश द बॉल बिकॉज ऑफ इट्स वाइब्रेशन। अब हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्लास है, हम लोगों ने उसमें पानी रखा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने उस पानी में अपने ट्यूनिंग फॉक को डिप किया। जैसे ही हम लोग ट्यूनिंग फॉक को इसके अंदर डिप करेंगे तो कुछ हमें पानी उछलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, क्योंकि इस ट्यूनिंग फॉक में वाइब्रेशन पैदा हो रही हैं। अब वो वाइब्रेशंस जब पानी की सरफेस पे जाके पड़ेंगी तो ऑब्वियसली जो पानी में स्प्लैशेस पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे ये हमें पता चला कि जो ट्यूनिंग फॉक में वाइब्रेशंस पैदा हुई हैं ये नहीं। स्टूडेंट्स, हम लोग एक और एक्टिविटी है यहाँ पे वो डिस्कस करते हैं। ओके, एज वी डिस्कस बिफोर, द साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। कि साउंड्स को प्रोपागेट करने के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड है। जैसे कि स्टूडेंट्स कोई मैकेनिकल वेव्स हमें कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है। इस तरीके से हम लोग एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। हम लोग एक बेल जार है, ठीक है, उसको एक वैक्यूम पंप के ऊपर प्लेस करते हैं।
ठीक है। अब जैसे ही हम लोगों ने बेल जार को एक इलेक्ट्रिक फर्नेस के साथ हम लोगों ने कनेक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो बेल जार है उसमें से एक समय साउंड सुनाई देना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब हमारे पास जो बेल जार है हम लोग उसको टोटली क्लोज़ कर देते हैं। ऑल्दो उसके अंदर एयर मौजूद है, एयर की वजह से ही हम लोगों को वहाँ पे साउंड सुनाई देगी। ठीक है। अब चूँकि वैक्यूम पंप रखा है, वैक्यूम पंप क्या करेगा कि जो इसके अंदर सारी की सारी एयर है उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है। जैसे ही एयर को बाहर निकालेगा, इस बेल जार के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, तो हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। जैसे ही हम लोगों ने एयर को बाहर निकाला, वैक्यूम पंप क्या करता है, वो एयर को बाहर विदड्रॉ कर लेता है। जब उसने हवा को विदड्रॉ कर लिया तो हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। ठीक है। लेकिन जब तक एयर थी तो हमें आवाज़ सुनाई दी, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने एयर को बाहर निकालना शुरू किया तो साउंड है बेसिकली वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती शुरू हो गई, और एक वक्त आया कि साउंड बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। दिस शो डैट के वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, और वैक्यूम में जो साउंड ट्रैवल नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग फर्दर एक बेल जार में हम लोग एयर ऐड करते हैं। ठीक है। अब अभी भी बेल वाइब्रेट करेगी। जैसे ही हम लोग इसमें एयर ऐड करेंगे तो हमें साउंड प्रॉपर सुनाई देगी और एक शार्प साउंड सुनाई देगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। साउंड्स की लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर किस तरह से होती है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि एक ट्यूनिंग फोक जब वाइब्रेट कर रहा होता है तो उसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। नो डाउट वो बस लाइटली सा वाइब्रेट करता है, जो कि हम आँख से नहीं देख सकते, लेकिन वहाँ पे हम लोग अगर डिस्कस करें तो जैसे ही ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करता है, ठीक है, स्टार्ट में क्या होता है कि ट्यूनिंग फोक के साइड पे जितनी भी एयर मौजूद होती है वो एयर स्लाइटली मूव कर रही है। ठीक है। जो हमारे पास ए पॉइंट है वहाँ पे ना कंप्रेशन है ना एयर फ्रिक्शन है, वो स्मूथली मूव कर रही है। लेकिन जैसे ही आपने ट्यूनिंग फोक को ही क्या वो वाइब्रेट करना शुरू हो कर गया, जैसे ही ये वाइब्रेट करेगा तो ट्यूनिंग फोक बेसिकली वाइब्रेट होगा। ठीक है। अब जैसे ही ये एयर की तरफ वाइब्रेट होगा, मतलब वो अपनी ए पोजीशन से बी की पोजीशन की तरफ आएगा। बेसिकली ये एयर पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पे एयर में कंप्रेशन बेसिकली प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही ये वापस ए की साइड पे जाएगा, अब एयर जो है वहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट हो रहा होगा, वो क्रिएट नहीं होगा, बल्कि उस पोर्शन को हम लोग कहेंगे वहाँ पे रेयरफेक्शन क्रिएट हो रहा होगा। मतलब जो एयर का पहले प्रेशर था उनमें काफ़ी गैप आ गया। गैप आने की वजह से जो इस तरह से जो आपका ट्यूनिंग फोक है वाइब्रेट करता रहेगा, और आपके जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पैदा होते रहेंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका जो साउंड है वो ट्रैवल करता रहेगा। इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट हमें शो करता है कि जो साउंड्स की जो है लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है, the direction of propagation of sound wave is along the direction of oscillation of air molecules। जिस साउंड पे हमारी oscillations हो रही होंगी, एयर के पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। The distance between the two consecutive compression and rarefaction is called the sound of its wavelength। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे दो कंप्रेशन है या फिर दो रेयरफेक्शन के दरमियान, या जो दो रेयरफेक्शन है, इन दो रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है, इनके दरमियान हम लोग फासले को कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है। या फिर दो कंप्रेशन के हैं, उनके दरमियान भी जो डिस्टेंस है उसको भी हम लोग वेवलेंथ करते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है और साउंड्स की नेचर क्या होती हैं और साउंड किस तरह से ट्रैवल करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारी बुक का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। हम लोग जो साउंड की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स को। तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे लाउडनेस को। लाउडनेस इज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड और फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विशेबल। लाउड एंड फेंट साउंड मतलब जिसमें हम लोग लाउड और फेंट साउंड के दरमियान डिस्टिंग्विशेबल कर सके। लाउड मतलब ऊंची आवाज़ और फेंट मतलब मध्यम आवाज़। ठीक है, जिनके दरमियान
लेट्स सपोज अगर आप किसी दोस्त के साथ बात करते हैं, कोई करीब हो आपके पास, तो आप लोग उससे आहिस्ता बात करते हैं, मतलब फेंट साउंड के साथ बात करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी गैदरिंग में हैं या कोई ख़ताब कर रहे हैं तो आप लोग लाउड साउंड में ख़ताब कर रहे होते हैं, ठीक है। डैट इज़ द लाउडनेस ऑफ द, जिसमें आप लोग लाउड और फेंट साउंड के दरमियान डिस्टिंग्विशेबल करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं लाउडनेस। लाउडनेस बेसिकली डिपेंड करती है काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स पर, इनमें से हम लोग कुछ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। डैट्स वाई हम लोग कहेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, मतलब वो बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है, जिसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उस साउंड का एम्पलीट्यूड क्या है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक साउंड है, ठीक है, एक साउंड है ये हमारे पास है, ठीक है, एक और दूसरी जिसका लार्ज एम्पलीट्यूड है, ठीक है। फर्स्ट वाली जो साउंड है उसका हमारे पास लार्ज एम्पलीट्यूड है और सेकंड वाली जो हमारे पास वेव है उसका स्मॉल एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब जिसका लार्ज एम्पलीट्यूड है उसका हमारे पास लाउड होगा, ठीक है। अगर तो स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो वो मतलब फेंट होगा, वो क्वाइट मतलब कम होगा, ठीक है। तो इसमें लाउडनेस और फेंट के दरमियान जो डिस्टिंग्विशेबल है उसे हम लोग लाउडनेस बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें, ठीक है, जो एम्पलीट्यूड है वो ए का वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी का, तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वो इतना ही लाउड होगा। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता जाता है वो इतना ज़्यादा वो लाउडर होता जाता है। तो होप सो आपकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी। तो सेकंड वन इज़ द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब वो एरिया जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या वो बॉडी जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसका एरिया कितना है। लेट्स सपोज अगर तो हमारे पास एक बड़ा ड्रम है और एक छोटा ड्रम है, तो छोटा ड्रम का एरिया कम है तो इसमें से आवाज़ कम आएगी, ठीक है। और अगर हमारे पास ड्रम बहुत ज़्यादा है, मतलब एरिया बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो एरिया है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो लाउडनेस है वो भी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमें डिपेंड करता है एरिया पे। जितना एरिया ज़्यादा होगा लाउडनेस इतनी ज़्यादा होगी, आवाज़ इतनी ज़्यादा आएगी, और जितना एरिया कम होगा तो उसका आवाज़ इतनी ही कम आएगी। स्टूडेंट्स, थर्ड वन है हमारे पास एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। लेट्स सपोज हमारे पास एक एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी हमसे बहुत दूर मौजूद है या हम उससे बहुत दूर खड़े हुए हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक स्मॉल डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, हमारा उस वाइब्रेटिंग बॉडी से कितना डिस्टेंस है। लेट्स सपोज एक वाइब्रेटिंग बॉडी ठीक लाउडनेस के साथ साउंड प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन हमारा डिस्टेंस ही इतना ज़्यादा है कि उसका एम्पलीट्यूड हमारे तक आते हुए डिक्रीज़ कर रहा है। अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ कर रहा है तो हमें ये फील होता है कि उस वाइब्रेटिंग बॉडी की लाउडनेस बहुत कम है, ठीक है। इट्स मैटर ऑफ फैक्ट्स। अगर तो उसकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा है लेकिन डिस्टेंस की वजह से हमें लगता है कि उसकी लाउडनेस बहुत कम है, दैट इज़ द मेजर फैक्टर कि आपका डिस्टेंस कितना है वाइब्रेटिंग बॉडी से, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, कुछ एयर्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं, कुछ एयर्स डिफेक्टिव भी होते हैं। अगर सेंसिटिव एयर्स हैं तो उन पे काफ़ी ज़्यादा साउंड लाउड फील होती है, और जो डिफेक्टिव एयर्स हैं उनमें साउंड है वो कम फील हो रही होती है, ठीक है। डेट्स मीन्स यहाँ पर हम लोग लाउडनेस है वो डिपेंड कर रही है हमारे एयर्स की कंडीशन पर। हमारे एयर्स की कंडीशन क्या है, क्या वो सेंसिटिव हैं या डिफेक्टिव हैं, ओके। अब लाउडनेस किस तरह से बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। होप से कि आपको ये लाउडनेस की जो प्रैक्टिसेस हैं ये समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट्स, हम लोग लेट्स सपोज बात करते हैं कि हमसे एक बंदा बात कर रहा है। लेट्स सपोज वो हमारे एक कमरे से दूसरे कमरे में है, ठीक है। दूसरे कमरे से वो हमसे बात करता है तो हमें उसकी आवाज़ क्लियर सुनाई देती है। लेकिन अगर वही बंदा थोड़े और डिस्टेंस के साथ थोड़ा दूर चला जाए, लेट्स सपोज पहले वो 25 मीटर पे डिस्टेंस पे था, देन वो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चला जाता है, तो वो हमसे इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे चला गया तो हमें फिर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो एरिया के साथ साथ हमारा जो डिस्टेंस है वो भी मैटर करता है साउंड पर, ठीक है।
अब हमारे पास सेकंड एक करैक्टरिस्टिक्स है इसकी, पिच। पिच क्या है? पिच इज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड ग्रेव साउंड। ठीक है, वो विच कैन डिस्टिंग्विशेबल बिटवीन अ श्रिल एंड ग्रेव साउंड। अब श्रिल कहते हैं हल्की आवाज़ को, ठीक है, और ग्रेव कहते हैं सख्त आवाज़ को, ठीक है। बेसिकली ये डिपेंड कर रही होती है ये साउंड की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी पिच इतनी ही ज़्यादा होगी, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी पिच जितनी कम होगी उसकी पिच भी इतनी ही कम होगी। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो बच्चों की वॉइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा श्रिल होती है, ठीक है, काफ़ी हल्की होती है, बारीक सी आवाज़ होती है। लेकिन जैसे ये एक मर्द है उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है, तो हम लोग कह सकते हैं मर्द है उसका ग्रेव साउंड होता है, और बच्चों की जो वॉइस है वो श्रिल वॉइस होती है, ठीक है। अगर हम लोग इसको डिस्कस करें बाय वेव फॉर्म, तो हम इसको ऐसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास लो पिच है, ठीक है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, ठीक है। ये हमारे पास एक 1 कंप्लीट साइकिल है, ठीक है, 1 हर्ट्ज़, ये हमारे पास सेकंड हर्ट्ज़, ये अप टू सॉन्ग, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने एक और वेव नीचे भी ड्राइव कर ली है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेट्स सपोज इसमें हमारे पास एक वेव्स है, 2 वेव्स हमारे पास दी गई हैं। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे एक मेल की फ्रीक्वेंसी ड्रा करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो पिच है वो बहुत तेज़ होगी, ठीक है, हाई पिच होगी, ठीक है। और एम्पलीट्यूड है वो तो ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वहाँ पे जो पिच होगी वो भी बहुत लो होगी। अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच भी बहुत लो होगी, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी पिच भी बहुत ज़्यादा है। जो नॉर्मली बच्चों की आवाज़ है जिसकी पिच बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके पास पिच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी। ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं तो डिफरेंट साउंड्स की। इन साउंड्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, इनकी वेवलेंथ भी सेम है, लेकिन क्वालिटी मैटर करता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम लोग एक रूम के बाहर खड़े हैं, उसके अंदर 2 इंस्ट्रूमेंट प्लेस किए जा रहे हैं। एक हमारे पास एक फ्लूट है और एक पियानो है। अगर आप बाहर खड़े ये बता सकते हैं कि ये साउंड किसका है, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। क्वालिटी से आप लोग जज कर सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जा रहा है और किस इंस्ट्रूमेंट का आप साउंड सुन रहे हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक ड्रम है और एक गिटार है, ठीक है, आप अगर इनको मतलब दरवाजे के बाहर खड़े हैं, ठीक है, तो आप दोनों में मतलब डिफरेंस बता सकते हैं कि ड्रम की आवाज़ कौन सी है और गिटार की आवाज़ कौन सी है। जी डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। अगर हम लोग डिस्कस करें, एक हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है। अब ट्यूनिंग फॉर्क जब भी वाइब्रेट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से होती है, लाइक दिस, ठीक है। अब एक फ्लूट है वो प्ले किया जा रहा है, यहाँ पे ये देखिएगा, ये वाला बी वाला। अब इस फ्लूट की जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो सेम होगी, लेकिन जो इसकी जो फॉर्म है वो थोड़ी हम लोगों ने थोड़ी डिस्टर्ब कर दी है, ठीक है। ये हमारे पास शो कर रहा है क्वालिटी को कि यहाँ पे ए में हमारे पास फॉर्म बिल्कुल स्मूथ थी ट्यूनिंग फॉर्क में, तो और फ्लूट में हमारे पास जो सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेवलेंथ है, लेकिन जो वहाँ पे वेव फॉर्म है वो अप्स एंड डाउन्स मूव कर रही है, मतलब जिगजैग्स में मूव कर रही है। दिस शो दैट जो क्वालिटी है वो काफ़ी पुअर है। जो ट्यूनिंग फॉर्क की जो वेव थी वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस थी, जो हमारे पास ए वेव है वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। और जबकि जो हमारे पास फ्लूट की जो वेव है वो उसमें जिसमें डिस्टर्बेंस है, उसमें अप्स एंड डाउन्स हैं,
तो जिसकी वेव जितनी स्मूथ होगी उसकी क्वालिटी इतनी ही अच्छी होगी। ओके स्टूडेंट्स, the characteristics of a sound by which we can distinguish between two sound of same loudness and pitch is called quality। जिनकी लाउडनेस भी सेम थी और जिनकी पिच भी सेम थी, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने फ़र्क वाजिया किया कि कौन सी साउंड की बेहतर थी, तो विच इज़ आल्सो नोन एज क्वालिटी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो लाउडनेस की टाइप है वो है इंटेंसिटी। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ साउंड वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मतलब एक यूनिट एरिया में से कितनी साउंड वेव्स पास हो रही हैं, दैट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। और जिस डायरेक्शन में वो प्रोपागेट हो रहा होता है उसी टाइम में एक सेकंड में कितनी वेव्स पास करती हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो फर्दर डिस्कस करते हैं हम लोग इसका यूनिट। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का जो यूनिट है, द साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। स्टूडेंट्स बेसिकली जो पिच है, लाउडनेस है, इसके अलावा ये जो इंटेंसिटी है, इनकी डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे। तो आप इन्हें शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे इनका जो डेफिनेशन है और इनके जो फार्मूलाज हैं और जो मतलब के यूनिट्स हैं उनको जहन में रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है साउंड इंटेंसिटी लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन एयर में जो इंटेंसिटी की जो रेंज होती है, नॉर्मली जो ह्यूमन एयर्स हैं उसकी रेंज होती है 10⁻⁻12 मीटर पर मीटर स्क्वायर से लेके 1 वॉट मीटर पर स्क्वायर तक होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक नॉर्मल इंटेंसिटी रेंज होती है। इस रेंज तक हमारा जो इंसानी कान है, हमारा कान सुन सकता है। ये इंसानी कान की रेंज है, वो इतनी इंटेंसिटी का जो साउंड है वो इजीली सुन सके। अगर हम लोग बात करें, इंटेंसिटी स्टार्ट हो रही है 10⁻⁻12 से लेके, मतलब दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द मतलब कि फेड इंटेंसिटी, जो सबसे मध्यम इंटेंसिटी होगी जो हमारा इंसानी कान सुन सकता है। तो हम लोग ये ऑडियोबल है, लेकिन ये हमारे पास इस इंटेंसिटी को हम लोग कहते हैं फेंटेस्ट इंटेंसिटी, मतलब सबसे मध्यम इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब ये हमारे पास एक रेफरेंस इंटेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, इज़ टेकन एज द रेफरेंस इंटेंसिटी कॉल्ड द ज़ीरो बेल। ठीक है, इसको हम लोग एक रेफरेंस इंटेंसिटी भी मेजर करते हैं, जिसे हम लोग एक स्टैंडर्ड इंटेंसिटी के साथ मेजर कर सकते हैं और इसे ज़ीरो बेल भी कहा जा सकता है। अ यूनिट नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे ही उसने इसका नाम रख दिया ज़ीरो बेल। ठीक है, the sound of the loudness of a sound depend not only on the intensity of sound but on the physical condition of the air। ठीक है, the human ear is more sensitive to some frequency rather than to the other। जो loudness है वो डिपेंड करती है फिज़िकल कंडीशन ऑफ द एयर पे भी। ठीक है, कि जो इस ईयर्स की जो फिज़िकल कंडीशन है वो क्या है। ठीक है, आगे आगे वो डिफेक्टिव है या सेंसिटिव है। ठीक है, अगर तो वो डिफेक्टिव होगी तो ऑब्वियसली उसको कम सुनाई देगा, और अगर वो सेंसिटिव हुई तो ऑब्वियसली उसे बिल्कुल क्लियर सुनाई देगा। लाउडनेस डिपेंड करता है फिज़िकल कंडीशन पर, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो फिज़िकल कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर स्टूडेंट्स, द लाउडनेस ऑफ अ साउंडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ द इंटेंसिटी। ठीक है, जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉगरिथम ऑफ द इंटेंसिटी के। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। अब जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन को ख़त्म करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा,
L इज़ इक्वल टू के लॉग ऑफ इंटेंसिटी, और के हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसे हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम दिया है। क्लियर। अब अगर हम लोग बात करें एक फेंटेस्ट साउंड की लाउडनेस कितनी होगी, अब उस फेंटेस्ट साउंड की लाउडनेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे पास द लाउडनेस एल नोड इज़ द लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट ऑडियोबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई नोड, एंड एल इज़ द लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई। ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास फेंटेस्ट साउंड की जो लाउडनेस थी वो एल नोड थी और इसकी जो इंटेंसिटी थी वो आई नोड है। अगर आप लोग इंटेंसिटी लाउडनेस फेंटेस्ट मतलब कि मध्यम आवाज़ की बात कर रहे हैं तो इंटेंसिटी भी हम लोग मध्यम आवाज़ की ही लेंगे। ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक 11.1 और एक 11.2। अब इन दोनों इक्वेशंस को एक अननोन साउंड है जिसकी हम लोगों ने अननोन वॉइस है जिसकी हम लोगों ने मेजर करनी है लाउडनेस। एक अननोन साउंड की लाउडनेस को हम लोगों ने मेजर करना है। उसकी लाउडनेस की इसके लाउडनेस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिफरेंट लेंगे। 11.1 में से 11.2 जो इक्वेशंस हैं उनको माइनस कर देंगे। तो लाउडनेस बिटवीन टू इंटेंसिटीज़ इज़ इक्वल टू हम लोग L माइनस एल नोट इज़ इक्वल टू हमारे पास के कॉमन आ गया, उसको हम लोगों ने कॉमन ले गया तो log I माइनस log I नोट। ठीक है। अब लोगार्थम का ये रूल है, अगर लोगार्थम में दो चीज़ें आपस में मतलब लेट्स सपोज log ऑफ इंटेंसिटी I माइनस log ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट। ठीक है। आई नॉट हमारे पास है मतलब मध्यम आवाज़ की इंटेंसिटी और आई हमारे पास है जो हमारे पास क्लियर आवाज़ थी उसकी इंटेंसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग इज़ डैट अगर दो चीज़ें आपस में माइनस हो रही हों तो लॉग में जाके वो हमारे पास डिवाइड हो जाती हैं, log ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। ठीक है। तो हमारे पास फाइनली ये रिज़ल्ट आ गया के हमारे पास कांस्टेंट था तो के log ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ टू। ये जो डिफरेंस है इसे हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड को, इसे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। ठीक है। ये हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है। K इज़ इक्वल टू log I ओवर आई नॉट इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। ठीक है। हम लोगों ने पहले जो हमारे पास हमारे पास गिवन लाउडनेस दी गई थी उनको हम लोगों ने कैलकुलेट किया, लाउडनेस और जो फेंटेस्ट लाउडनेस थी उसकी हम लोगों ने वैल्यूज़ कैलकुलेट किया। देन हम लोगों ने उनका डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने उनको माइनस किया और हमारे पास इंटेंसिटी लेवल आ गया। अब हम लोग बात करेंगे बेल में, क्योंकि हम लोग इसको बेल में मेजर करेंगे। ठीक है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स के हमारे पास इज़ इक्वल टू हमारे पास 1 है। ठीक है। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी लेवल है अगर हम लोग के की जगह पे 1 पुट कर दें तो ये हमारे पास इंटेंसिटी लेवल आ जाएगा log I ओवर आई नॉट बेल के। ठीक है। बेल इज़ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। जनरली स्मॉलर यूनिट कॉल्ड डेसिबल इज़ यूज्ड। नॉर्मली हम लोग इसको स्मॉलर यूनिट्स में यूज़ करते हैं। हमारे पास जो 1 बेल है वो इक्वल टू होता है 10 डेसिबल। ठीक है। 1 बेल इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स 1 जो बेल है वो हमारे पास इक्वल होता है 10 dB के, जिसे हम लोग डेसिबल कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 1 बेल की जगह पे 10 डेसिबल पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 11.5 आई है तो हम लोगों ने जिस बेल की जगह पे 10 डेसिबल प्लेस कर दिया सिंपल, तो 10 हमारे पास पहले आ गया log I बाय आई नॉट इंटू डेसिबल। ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज़ द इंटेंसिटी लेवल फॉर अननोन साउंड के लिए हमारे पास डेसिबल
फॉर अननोन के लिए हमारे पास इंटेंसिटी लेवल था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, हम इसे डिस्कस करते हैं। ओके, कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द फेंटेस्ट ऑडियोबल साउंड रस्टलिंग ऑफ लीव्स। हम लोगों ने फेंटेस्ट साउंड की जो ऑडियो जो इंटेंसिटी है उसको, इंटेंसिटी लेवल है उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इंटेंसिटी लेवल ऑफ द फेंटेस्ट ऑडियोबल साउंड हम लोगों ने डिस्कस की थी, वो 10 रेज़ की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर था, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा इंटेंसिटी लेवल ऑफ द फेंटेस्ट ऑडियोबल साउंड 10 लॉग, मतलब कि हम लोग जो बेल है उसको अगर हम लोग डेसिबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। 10 हमारे पास जो फेंटेस्ट साउंड है आई डिवाइडेड बाय आई नोट, मतलब वो हमारे पास 10 रेज़ की पावर 12 है। ये हमारे पास है 10 रेज़ की पावर -12। हमारे पास जो गिवन फार्मूला था वो हमारे पास था 10, ये हम लोग अभी डिस्कस करके आए हैं, 10 लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, ये हमारे पास गिवन फार्मूला है। टेन लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, ठीक है। हम इसमें वैल्यू सिंपली अपनी पुट कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास फेंटेस्ट साउंड की ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी है तो उसके लिए हमारे पास 10 की जगह पे 0 डेसिबल आ जाएगा, ठीक है। और आई नोट की जगह पे हमारे पास 10 रेज़ की पावर -12 आ गया, डिवाइडेड बाय 10 रेज़ की पावर -12 आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एज द इंटेंसिटी ऑफ द रजिस्टर ऑफ द लेवल इज़ 10 रेज़ की पावर -11 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग 10 रेज़ की पावर स्टूडेंट्स इस तरह से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 10 लोग हमारे पास एज इट आ जाएगा। ओके, हमें पता है जो ये अगर मतलब कि बेस नीचे हो तो ऊपर जाके जो अगर सेम पावर्स हो तो वो ऊपर जाके ऐड हो जाती है, मतलब -12 + 12 आ जाएगा। तो ये पूरा फैक्टर -12 + 12 मतलब 0, 10 की पावर 0 और साथ में हमारे पास 10 लोग एज इट आ गया, ठीक है। 10 लॉग 10 की पावर 0, तो ये हमारे पास जो पूरा फैक्टर है ये 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। जो हमारे पास पोर्शन ए है उसका आंसर हमारे पास आ गया 0। तो इस तरह से जो हमारा पोर्शन ए है ऑडियोबल साउंड के लिए जो लेवल ऑफ इंटेंसिटी था वो 0 डेसिबल आ गया, ठीक है। ये हम लोगों ने मतलब कि जो पार्ट ए है उसको जस्ट कैलकुलेट किया है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करें, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट है हमारा रस्लिंग ऑफ लीव्स, मतलब पत्तों की सरसराहट के लिए हम लोगों ने अब वैल्यू फाइंड करनी है इन लेवल ऑफ इंटेंसिटी की। अब पत्तों की सरसराहट के लिए जो इंटेंसिटी है मतलब आई की वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है 10 रेज़ की पावर -11, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ रस्लिंग लीव इज़ 10 रेज़ की पावर -11, तो हम लोग आई नॉट की जगह पे 10 रेज़ की पावर -11 लिखेंगे और आई की जगह पे हम लोग 10 रेज़ की पावर -12 लिखेंगे, ठीक है। 10 लोग जो स्टार्ट में था वो एज इट ही रहा। अब हम लोग इसको सिंपली करेंगे, 10 लोग अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, -11 + 12, -11 + 12 मतलब 10 रेज़ की पावर 1 आ गए। ओके स्टूडेंट्स, 10 लॉग 10 रेज़ की पावर हमारे पास 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो 10 लॉग 10 मतलब हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो अगर हम लोग 10 लॉग मतलब लॉग की पावर 10 लें तो वो हमारे पास इक्वल टू हो, लॉग 10 हमारे पास इक्वल टू होता है 1 के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल 10 आंसर आ जाएगा। ओके, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ भी है ऑलरेडी।
ये हमारे पास की वन फार्मूला है जिसमें हमने अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। इंटेंसिटी ऑफ रेसलिंग लीव हमारे पास 10 रेज़ के पावर -11 है और इंटेंसिटी मतलब जो साउंड वेव्स की जो इंटेंसिटी है वो 10 रेज़ के पावर -12 है। हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। 10 रेज़ की पावर -11 + 12 मतलब 10 रेज़ की पावर 1 आ गया और log 10 हमें पता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, हमने इसकी जगह पे 1 प्लेस किया तो हमारे पास 10 डेसिबल में आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, मतलब जो पत्तों की रेसलिंग ऑफ लीव्स मतलब पत्तों की सरसराहट का जो साउंड लेवल था वो 10 डेसिबल था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये हम लोग नेक्स्ट मतलब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप ये हमारा जो इस अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल थी ये बुक में 11.1 आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इसको ख़ुद हाथ से सॉल्व कीजिएगा, सिंपल है। जस्ट आप लोगों ने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके और आप लोगों ने आंसर कैलकुलेट कर लेना है। ओके, होप्स हो कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।